हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि। ध्वनि भौतिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो अभी हाल ही में जो वर्ग 3 की परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें भी एक टॉपिक दे रखा है ध्वनि। तो दोस्तों चलिए ध्वनि के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ध्वनि होती क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो चलती है संपीड़न विरलन के रूप में, और जो अनुप्रस्थ होती है वो चलती है शृंग व गर्त के रूप में। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, संपीड़न विरलन, और अनुप्रस्थ में क्या होता है, शृंग व गर्त। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ये संपीड़न विरलन होता क्या है। तो देखिए एक चित्र दे रखा है आपने यहाँ पे देखिए तो संपीड़न क्या होता है। संपीड़न का अर्थ होता है जहाँ पर ध्वनि का घनत्व और दाब अधिक होता है वहाँ संपीड़न होता है, और जहाँ ध्वनि का घनत्व और दाब निम्न होता है वहाँ विरलन होता है। यदि ध्वनि के कण जहाँ पास पास हैं, जहाँ ध्वनि के कण पास पास हैं वो संपीड़न है, और जहाँ ध्वनि के कण दूर दूर हैं वहाँ पर क्या होगा, विरलन होगा। तो ध्वनि किस रूप में चलती है, संपीड़न विरलन के रूप में चलती है। इसलिए ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जबकि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों माध्यम में कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए। ठीक है ना। इसलिए ध्वनि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक मतलब वे तरंगे जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या होता है, किसी माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और यह एक कैसी तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जबकि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो तो है ही। इसका उदाहरण अपन चंद्रमा पर देख सकते हैं। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। यदि चंद्रमा पर दो व्यक्ति जाएं और आपस में बातचीत करेंगे तो उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। आगे देखते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ पर घनत्व और दाब अधिक होता है। ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि संपीड़न क्या होता है। वह क्षेत्र जहाँ घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होते हैं, और विरलन वह होता है जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र, जहाँ पर कण दूर दूर होते हैं, वहाँ होता है संपीड़न, विरलन। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये तो ध्वनि की सामान्य जानकारी हो गई। अब ध्वनि के कुछ लक्षण भी होते हैं। ध्वनि के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला आवृत्ति, दूसरा आयाम, तीसरा वेग। तो देखो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है। आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। एक जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है तो वह 1 मिनट के अंदर ढोल को कितनी बार बजाएगा वह उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। तो 1 मिनट में जितनी बार वो ढोलक को बजाएगा वह उसकी क्या हो जाएगी, 1 मिनट में आवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का SI मात्रक याद रखना है, हर्ट्ज होता है। ये एक वैज्ञानिक है जिनके सम्मान में इनका आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज रखा गया है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तरंग दैर्ध्य होती है एक प्रकार की दूरी, और इसका SI मात्रक होता है मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। तरंग क्या होती है, देखो दो क्रमगत संपीड़नों अथवा दो क्रमगत विरलनों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मतलब कि क्या है, तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी ही है। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या है, दूरी है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और इसका संकेत है लैम्डा। देखो इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।
देखो सी मतलब संपीड़न, सी मतलब सी, और जो दूसरी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी सी से लेकर सी तक की, ये क्या कहलाएगी? तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। दो संपीड़नों या दो बेलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। या फिर अपन आर और आर की दूरी देख लें तो ये क्या कहलाएगी? तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। चलें अब आगे देखते हैं क्या है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है एकांक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। एकांक संपूर्ण दोलन में मतलब कि जैसे एक संपूर्ण दोलन में उसने कितना समय लिया, वही उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्तकाल मतलब समय, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड। ये तो बहुत सरल है, जो चित्र आपको बता दिया है मैंने। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति के मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत कहते हैं। तारत भी ध्वनि का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तारत भी क्या होता है? ध्वनि का महत्वपूर्ण गुण होता है। तारत होता क्या है? तारत से किसी भी ध्वनि की आवृत्ति का पता चलता है। यदि किसी ध्वनि का तारत्व अधिक है तो उसकी ध्वनि अधिक होती है। किसी ध्वनि का तारत्व अगर अधिक है तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी। अर्थात तारत्व और आवृत्ति एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और ये तारत्व के कारण ही हमें ध्वनि अलग अलग तरह की सुनाई देती है। जैसे महिला पुरुष की आवाज़ में भिन्नता का कारण क्या है? वो तारत्व है, क्योंकि महिला और पुरुष की जो आवाज़ निकलती है उसकी आवृत्ति अलग अलग होती है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ गया कि महिला और पुरुष की आवाज़ में जो अंतर होता है वो किस कारण होता है? वो तारत्व के कारण होता है, क्योंकि पुरुष की आवृत्ति कम होती है, पुरुष की जो ध्वनि जो निकलती है उसकी आवृत्ति कम होती है, जबकि महिला जो आवाज़ निकालती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है। इसलिए महिला की जो आवाज़ होती है वो सुरीली होती है, पतली होती है, और जो पुरुष की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। इसका एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे मच्छर की आवाज़ और शेर की दहाड़। मच्छर की आवाज़ और शेर की दहाड़ में जो आवाज़ होती है, मच्छर की जो आवाज़ निकलती है और जो शेर की दहाड़ होती है, इन दोनों ध्वनियों में अगर अंतर करें तो किस माध्यम से करेंगे अपन? तारत्व के माध्यम से। तो तारत्व भी है निर्धारित करता है कि ध्वनि किस प्रकार की होगी, वह कैसी होगी, पतली होगी या मोटी होगी। यह कौन निर्धारित करता है? तारत्व। और तारत्व किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति की। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा, जितनी कम आवृत्ति उतना कम तारत्व। शेर की दहाड़ में जो होती है वो आवृत्ति कम होती है, इसलिए उसका तारत्व कम है, और जबकि मच्छर के पिनपिनाने की जो आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आयाम क्या होता है। आयाम क्या है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। अब आयाम को ऐसे समझ सकते हैं अपन। आयाम को कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान के चलो अभी सावन भी चल रहा है, जहाँ सावन पे अपन एक झूला लगाते हैं, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार का झूला है। ये झूला अभी रुका हुआ है तो ये उसकी माध्य स्थिति हो गई। अब ये माध्य स्थिति से कितना अधिक ऊंचाई तक जाएगा? दोनों साइड जाएगा, एक पीछे जाएगा और एक आगे जाएगा। मतलब ये अपनी माध्य स्थिति से कितनी ऊंचाई पर जाएगा, वो ही उसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आयाम क्या होता है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। तो तरंग का आयाम क्या होता है? तरंग की जो मूल स्थिति होती है उसके अधिकतम विक्षोभ को हम क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग के आयाम से ही हमें क्या निर्धारित होती है? ध्वनि की प्रबलता और मृदुता। देखिए ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता कैसे निर्धारित होती है? उसके आयाम से। अगर ध्वनि की आयाम अधिक है, यदि ध्वनि का आयाम कैसा है दोस्तों? अधिक है। ध्वनि का आयाम अधिक है, ध्वनि का आयाम अगर अधिक होगा तो उसकी प्रबलता भी अधिक होगी। अगर ध्वनि का आयाम कम है तो उसकी प्रबलता भी कम होगी। इसका मतलब है आयाम प्रबलता के कैसे होता है? समानुपाती होता है दोस्तों। आयाम प्रबलता के कैसे होता है? समानुपाती होगा। यानी आयाम ध्वनि की मृदुता, सॉफ्टनेस
और हार्डनेस को निर्धारित करता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। अब देखते हैं ध्वनि का वेग क्या होता है। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। तो वेग तो वैसे भी आप जानते हो, वेग बराबर होता है, वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अपन जानते हैं दो संपीड़नों दो विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो वेग भी हो गया, दूरी लैम्डा हो गई क्योंकि तरंग दैर्ध्य थी, समय टी, आवर्तकाल टी था, लैम्डा अपॉन टी हो गया, लैम्डा गुणा टी तो 1/t। 1/t क्या होता है, 1/t को अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वेग बराबर क्या हो गया, वेग बराबर होगा ध्वनि का वेग बराबर हो गया तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखना है, ध्वनि का जो वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति के बराबर होता है। इसको याद रखना है, ये वर्ग 2 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है, इसको अपन नोट डाउन कर लेना है। अपन कहीं भी वेग बराबर ध्वनि का वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता उसकी ऊर्जा से निर्धारित होती है, ना कि आवृत्ति और आयाम से। ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता का मतलब केवल यही होता है कि कितनी तेजी से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ध्वनि का जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि का वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। आप किसी हॉल में बैठ जाओ और आप चिल्लाओ तो आपकी ध्वनि लौट कर वापस आएगी और आपको सुनाई देगी, वही ध्वनि का क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि मतलब प्रतिध्वनि मतलब कि कोई आवाज़ अपन ने बोली और लौटकर फिर से अपन ने सुनाई दी, उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि देखिए किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट ध्वनि को टकराकर पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है। जैसे किसी जंगली या पहाड़ी इलाके पर खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं तो पहाड़ से टकराकर अपनी आवाज़ वापस अपन को सुनाई देती है, यही क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी आवाज़ आपने कोई भी आवाज़ सुनाई दी वो आपके मस्तिष्क में 1/10 सेकंड तक रहेगी। अगर 1/10 सेकंड के अंदर ही कोई दूसरी ध्वनि आती है तो वो आपकी पहली वाली ध्वनि मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि 1/10 सेकंड बहुत ही कम होता है, 1/10 सेकंड बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब देखें, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और अवरोधक के बीच की दूरी निम्नतम कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। बहुत ही सही है। देखिए ये 2 फैक्ट याद रखना है। ध्वनि हमारी मस्तिष्क में कितने सेकंड तक रहती है, 1/10 सेकंड तक होती है। प्रतिध्वनि अगर अपन को स्पष्ट सुननी है तो श्रोता और परावर्तक, जैसे मैंने किसी पहाड़ी इलाके पर खड़े होकर आवाज़ निकाली तो पहाड़ से टकराकर मुझे वापस सुनाई दी, लेकिन वो कब सुनाई देगी, जब पहाड़ और मेरी यानी श्रोता और परावर्तक जो स्थल है उसकी बीच की दूरी कितनी होगी, 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। अब श्रव्यता का परास के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। श्रव्यता के परासर के हिसाब से ध्वनि 3 प्रकार की होती है। 20 हर्ट्ज मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परास होता है, ये तो आप जानती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की ध्वनि अपन मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की नहीं सुनेगा, 20,000 से अधिक की नहीं सुन सकता है, मतलब बीच की सुनेगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे, अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। भूकंप मुख्य प्रगाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि
उत्पन्न होती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहीं भी अगर भूकंप आने वाला है, कहीं भी अगर भूकंप आने वाला है तो उससे पहले उस स्थल पर प्रघाती तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। निम्न आवृत्ति की अपस्रब्ध तरंगे, अपस्रब्ध तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें। इनको मनुष्य तो नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इनको बिल्कुल सुन सकते हैं। इसलिए यदि कहीं पर भी भूकंप आता है तो जानवरों में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह अपस्रव्य तरंगों को सुनकर चौकन्ने हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब यहाँ पर भूकंप आने वाला है, इसलिए वहाँ पर भी क्या हो जाते हैं? चौकन्ना हो जाते हैं। इसलिए ऐसा पूछा भी जाता है कि भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो भूकंप आने से पहले प्रघाती तरंगें निकलती हैं। प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपस्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब भूकंप तरंगे निकलने से पहले निम्न आवृत्ति की अपस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब देखो, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराध्वनि भी कहते हैं। पराध्वनि क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम पराध्वनि कहते हैं। ये केवल कुछ जानवर ही उत्पन्न करते हैं, जैसे डॉल्फिन हुआ, चमगादड़ हुआ, पोरपाइज हुआ, ऐसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि के उपयोग कहाँ है? पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंग है, क्योंकि 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं? पराध्वनि कहते हैं। इनके प्रमुख उपयोग कौन कौन से होते हैं? पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे कार्यालय की जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं उनको साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक पिंडों में दरारों, दोषों को पता लगाने के लिए काम में प्रयोग किया जाता है। हाँ, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनमें जो लीकेज हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, उनको पता लगाने के लिए पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। मनुष्य शरीर में कोई भी विकृति आने पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग इकोलॉजी में, इकोकार्डियोग्राफी में भी किया जाता है। मतलब मनुष्य के आंतरिक अंगों को देखने के लिए भी इस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इम्पोर्टेंट है जी। पराध्वनि का प्रयोग करके गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सही है। पराध्वनि या पराध्वनि का प्रयोग मानव शरीर में कोई भी विकृति आने पर, एक और होता है सोनोग्राफी, एक मनुष्य के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब देखने के लिए भी वो क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना ध्वनि के बारे में छोटा सा लेक्चर। जो छोटा सा लेक्चर आपको बहुत ही लाभदायक होगा। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा इससे अगर ध्वनि से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से फिर ज़रूर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।